आवाज आ रही है बेटा? जी सर। ओके, जी सर आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आई एम न्यू स्टूडेंट, हाउ आई गॉट दिस वन। हूर बेटा, आप काइंडली क्लास के बाद अभी मैंने ग्रुप पे आपके लिंक डाला था, ठीक है? तो आप क्लास के बाद मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा तकरीबन 6:45 पर, ठीक है? आज 6:45 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है बेटे? फिलहाल आज की क्लास लो, हो सकता है आज की क्लास में चीज़ें आपको समझ ना आए, लेकिन कोशिश करना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मुश्किल नहीं है। बाकी फिर अगर रिपीट करने का सिलसिला होगा कोई चीज़ तो वो मैं कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और सारी बात माइक पे किया करें, बिकॉज ये कि अभी तो खैर मैं बैठा हूँ तो मुझे आप लोगों का चैट बॉक्स नज़र आ रहा है, वरना हर वक्त नज़र नहीं आता। अच्छा, लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो मैंने जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों को करवाई थी। आवाज़ आ रही है? जी सर। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स तक हो गया था। तो सही है, उसी से आगे आपकी बात को लेकर चलेंगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बाद टू वैल्यूज ऑफ आर है, वो हम ड्राइव कर लेते हैं। आर जो है हमारा वो जनरल गैस कांस्टेंट है, एज वी नो दैट, ठीक है ना? आर की दो वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड करनी है, सही? आर की हम वो दो वैल्यूज को फाइंड करते हैं और जो आंसर आएगा वो फिर देखेंगे। वैसे तो दोनों आर की वैल्यूज मैंने आपको डेरिवेशन के दौरान बताई थी, लेकिन वो आर की वैल्यू कैसे आई ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब आते हैं अपनी बात की तरफ। टू वैल्यूज ऑफ आर, आर की दो वैल्यूज आपको हमने बताई थी डेरिवेशन जब हमने आपसे करवाई डेरिवेशन। अच्छा, वो दो वैल्यूज कहाँ से आई, क्या आई, क्यों आई, मैं जरा उन दो वैल्यूज के हवाले से आपसे बात करूँ। तो आर की दो वैल्यूज है हमारे पास। आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। कल हमने लास्ट क्लास में हमने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू nRT। तो जो P इज इक्वल टू nRT था, उसका जो ये R है क्योंकि कांस्टेंट था, तो ये जो R है ये इसकी वैल्यू कहाँ से आई, क्या आई, और जो दो वैल्यूज बताई थी वो क्यों बताई थी, इसको समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? देखो, फॉर्मूला था हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं इसमें R की वैल्यू निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PV अपॉन NT। इधर N और T मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ भेजा तो ये डिवाइड हो गया, PV अपॉन NT। इधर भी R का फॉर्मूला क्या बन गया? PV अपॉन NT। अब जो दो वैल्यूज का फर्क है वो कैसे है? यानी कि मुझे, अगर मैं कोई गैस सिस्टम है मेरे पास XYZ, बेटा मेरी आवाज तो नहीं कट रही? आवाज सही आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है, सही आ रही है। प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा डिस्टेबल हो रहा है, लेकिन अगर मैं चेंज करूंगा डिवाइस तो फिर वो मीटिंग लैप पर। तो स्मॉल टी बना सही ना?
अब मुझे करना ये कि मैं प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल और टी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास आर का आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि मैंने डेटा बनाया। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक गैस सिस्टम है और उस गैस सिस्टम में मेरे पास प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 1 dm क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल, और टेम्परेचर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है, टेम्परेचर की कोई और वैल्यू नहीं रखी जाती, तो केल्विन में स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है, ये जो अच्छा आर की वैल्यू जो है ना ये एसटीपी पर निकाल रहे हैं, एट एसटीपी, और ये वाली जो आर की वैल्यू है ये भी एसटीपी पर ही निकालेंगे। एसटीपी क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो टेम्परेचर आ गया 273 केल्विन्स। सही, 273 केल्विन कैसे आया? आप तो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे थे बेटा, मैंने आपको कन्वर्जन फैक्टर पढ़ाया था चार्ल्स लॉ में, याद करो कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो सेंटीग्रेड टेम्परेचर से तो उसमें 273 प्लस कर दो। अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0 है तो उसमें मैं प्लस करूंगा जब 273, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 273। तो केल्विन टेम्परेचर आ गया। और ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जनरल गैस इक्वेशन के, ये जनरल गैस इक्वेशन के तमाम न्यूमेरिकल्स में जो टेम्परेचर होता है बेटा वो हमेशा केल्विन में पुट होता है, कभी भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को पुट नहीं करते, ठीक है। बात याद रहेगी मेरी बेटा, बात याद रहेगी? सही। अच्छा, अब सॉल्यूशन अगर करूं मैं इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करूं जो हमने अभी ऊपर निकाला, तो R इज इक्वल टू PV अपॉन NT। P क्या है? 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय T क्या है? 1 dm क्यूब डिवाइडेड बाय N क्या है? 1 मोल, और T क्या है? 273। तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1 डिवाइडेड बाय 273 1 273। अब 1 को जब 273 से डिवाइड करोगे तो R का आंसर आएगा 0.0821 और इसका यूनिट होगा atm डॉट dm क्यूब डिवाइडेड बाय पर मोल डॉट केल्विन, ये इसका यूनिट होगा और ये R की वैल्यू होगी। सही है। तो R का एक यूनिट की वैल्यू तो ये आ गई। इसमें कोई सवाल है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नो सर। अच्छा, अब मैं इस वाले केस पर आता हूँ। इसमें मैं ये टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ पे रख कर रहा हूँ कि आपने समझ लिया है। तो अगेन अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डेटा में चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बजाय एटमॉस्फेयर में पुट करने के प्रेशर की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करूँ, यानी कि P = 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस वाले में एटमॉस्फेयर में पुट करी स्टैंडर्ड यूनिट में, इस वाले में मैंने प्रेशर की वैल्यू दूसरे यूनिट में रखी है। और आपको पता है कि जब हम मुख्तलिफ यूनिट्स में किसी एक वैल्यू को रखते हैं तो वो यूनिट्स में वैल्यू का फर्क आ जाता है। अच्छा देखो 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब जो होता है ना वो वही होता है 1 एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर अलग यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अलग यूनिट है। जब दो अलग-अलग यूनिट है इस वजह से वैल्यू में फर्क है, यानी कि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, लेकिन जो मतलब जो टर्म है ना वो इक्वल है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझ लो कि आप मुझसे कहें 1 kg, ठीक है, आप मुझसे कहें 1 kg और आप मुझसे कहें 1000 ग्राम्स, तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही, सही है ना। दोनों का जो वजन है वो बराबर होगा, 1 kg और 1000 ग्राम का वजन बराबर होगा। फर्क क्या है दोनों में? फर्क यूनिट का है। एक तरफ यूनिट ग्राम है, एक तरफ यूनिट केजी है, किलोग्राम। तो ये जो ग्राम और किलोग्राम है ना, इस यूनिट के फर्क की वजह से क्या हो रहा है? वैल्यू में फर्क आ रहा है। केजी में 1 की वैल्यू आ रही है और ग्राम में 1000 की वैल्यू आ रही है, लेकिन जो असल क्वांटिटी है क्वांटिटी सेम है। तो यहाँ पर मैं यही समझा रहा हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर क्वांटिटी के लिहाज से सेम है, बस इनके यूनिट में फर्क होने की वजह से इनकी वैल्यू में फर्क आता है। क्लियर बात? कोई सवाल या कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। नो सर। वो मुझसे गलती हुई है बेटा। 1 मोल ऑफ गैस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 dm क्यूब लिख दी,
कुछ गलती हो गई, 1 नहीं, ये है बेटा 22.4 DMQ, कुछ गलती हो गई, सही कर 22.4 और यहाँ पर आ जाएगा 22.4। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये आंसर आता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मेरी नजर गई तो गलती मुझे पता चली। सही है। अच्छा, अब वॉल्यूम यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब नहीं आएगा बल्कि एम क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। उसमें वैल्यू क्या होती है, उसमें वैल्यू होती है 0.0024 224 डीएम क्यूब, सॉरी डीएम क्यूब लिख दिया मैंने, मीटर क्यूब। सही है, 0.0024 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर भी फर्क क्या है, क्वांटिटी उतनी ही है, सिर्फ यूनिट्स अलग अलग है। यहाँ डीएम क्यूब है, यहाँ एम क्यूब है, क्वांटिटी सेम है। जब यूनिट्स में फर्क आया तो उसमें से वैल्यू में भी फर्क आया, बस ये चीज आती है। ठीक है। अच्छा, मोल अगेन यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 1 है। टेम्परेचर हमेशा याद रखना, जनरल गैस इक्वेशन में कहीं से भी कोई सवाल आए उसमें हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट हमेशा। ठीक है। अब सॉल्यूशन अगर करें, मुझे R की वैल्यू चाहिए। R का फॉर्मूला क्या है, PV डिवाइडेड बाय NT। P की वैल्यू 101300 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू 0.00224 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 273। अब जब इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 8.314 जूल्स डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, ये आ जाएगी। ठीक है, जूल्स पर मोल केल्विन। अब ये दो वैल्यूज आ गई R की। मैं अगेन आपसे यही कहूंगा कि बेटा दोनों वैल्यूज की जो क्वांटिटी है ना वो सेम है। फर्क जो वैल्यूज में आपको नजर आ रहा है वो इस वजह से है क्योंकि दोनों यूनिट्स अलग अलग हैं। अगर दोनों के यूनिट सेम होते तो इनकी वैल्यू में फर्क नहीं होता। बात मेरी समझ में आई कि बेटा पॉइंट के बाद 2 जीरो नहीं 1 जीरो आएगा, 0.0224 होगा सर। सेकंड वाले में हाँ सही कह रहे हो, सही है। 3 जीरोस है ना, यहाँ पे जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 3 प्लेसेस पीछे जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर भी हटा देते हैं इसको, ध्यान नहीं तो जज्बात में बह जाते हैं ना तो जीरो थोड़े बढ़ जाते हैं। हाँ भाई बेटा बताओ, कोई परेशानी आ रही है इसमें, अगर कोई कंफ्यूजन कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं सर। सही है, ओके। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ अपने चलेंगे। हो गया सर। ओके। अच्छा, अब हमें देखना है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब हमारी बात जो हमें आज करनी है वो करनी है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हवाले से। ये भी आप पढ़ चुके हो, इसको एक नज़र देखूंगा, कुछ रिकॉल कराऊंगा, थोड़ी बहुत बातें याद आ जाएगी। अच्छा, डिफ्यूजन क्या सर होता है? दूसरे वाले का आंसर कैलकुलेटर से सही नहीं आ रहा। कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रही हो? सर साइंटिफिक। सर वो 00 लगा लिया वो, इसलिए हमारा भी नहीं आ रहा था। 00 तो नहीं लगा दिया बेटा, चेक करो। नहीं सर मैंने चेक कर लिया, 2 दफा चेक कर लिया। अच्छा चलो, अब हम तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, फिर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए कैलकुलेटर पर, क्या ख्याल है?
जी बेटा स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोग? यस सर। अब इसमें देखो तो हमारे पास क्या है, वैल्यू 101,300 ऊपर है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम की वैल्यू के साथ 0.0224, ठीक है, आंसर आया 2269.12। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 273, तो 273 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 273 रहनी है वैल्यू, सही है ना? तो नीचे क्या है, डिवाइड में 273, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 273 से, सही तो आ रहा है 8.31179 बेटा आ गया, ठीक है, क्लियर है? जी सर। ओके चलिए, जी सर ठीक है। अच्छा अब चलते हैं ग्राहम्स लॉ की तरफ। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है जरा जल्दी से बता दो, फिर मैं जाके ग्राहम्स लॉ पढ़ाऊंगा सीधे सीधे। व्हाट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स? यार इंटरमिक्सिंग को नहीं कहता मैं इसको कहता हूँ स्प्रेडिंग। मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड हो जाना डिफ्यूजन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड हो जाना डिफ्यूजन है। इसको हम बहुत आसान से मतलब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं और बड़ी कारावान एग्जाम्पल है, बच्चों को आसानी से बात समझ में आती है। देखो रूम स्प्रे है ना, तो रूम स्प्रे आप कमरे के एक कोने में करें, कुछ सेकंड्स के फर्क के बाद वही खुशबू उस रूम स्प्रे की, मतलब अगर आप कमरे के एक कोने पर स्प्रे कर रहे हैं तो आपका कोई भाई बहन कजन अगर कमरे के दूसरे किनारे पर बैठा हो तो उसको कुछ सेकंड्स के बाद वो खुशबू आ जाएगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा? जी सर। जी सर। जी सर। तो ये क्या Yes, sir. हुआ, क्या वो जो रूम स्प्रे था वो पूरे कमरे के अंदर फैल गया, पूरे कमरे के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि गैस थी ना तो आसानी से पूरे कमरे में फैल गई। इस चीज को, इस फिनोमेना को कहते हैं डिफ्यूजन। ग्राहम साहब ने बहुत सारी चीजों के डिफ्यूजन फिनोमेना को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक बात कही, और वो बात आज के दौर में लॉ बन चुकी है, क्योंकि वो बात 100% सही साबित हुई। ग्राहम साहब ने फरमाया, अच्छा ग्राहम का जो लॉ है वो गैसेस के ऊपर है, यानी कि ग्राहम ने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को स्टडी किया, लिक्विड्स और सॉलिड को नहीं। तो ग्राहम साहब ने कहा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली, अच्छा रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब बताओ जल्दी से। सर मिकदार को कहते हैं। इस बात को समझाने से पहले मैं जरा लफ्ज रेट तुम्हें समझाता हूँ। देखो अभी तुम फिजिक्स में जब आगे अभी अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो फिजिक्स में? चैप्टर 6 पढ़ रहे हो, 2 3 पढ़ लिया? 3 जी सर पढ़ लिया, इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया, फिर अब उसके बाद पढ़ेंगे 6 के बाद दोबारा 3 शुरू करेंगे। इंक्लाइन प्लेन तक पढ़ लिया तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो पढ़ ही लिया होगा ना, शुरू में ही होता है। जी सर। तो वहां पर डेफिनेशंस करने क्या बताई थी सर? फैसिलिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, अब सुनो,
ये जो लफ्ज रेट है ना बेटा, लफ्ज रेट, इस लफ्ज रेट का मतलब साइंस में कहीं भी उठा लो, इस रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस रेट के लफ्ज का मतलब क्या होता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी चीज में क्या चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से। मिसाल देता हूं मैं, वेलोसिटी से समझा देता हूं। देखो एक शख्स से यहां तक आया और ये जो पूरा फासला था ये 100 मीटर का फासला था, ठीक है, 0 और 100, ठीक है, 20, 40, 60, 80 और 100। अब एक शख्स यहां से चला, जिस वक्त वो यहां से चला टाइम था 0, यहां पर पहुंचा तो उसने 20 मीटर का, 100 मीटर का फासला है ना, तो ये अभी तक कितना फासला उसने कवर कर लिया? 20 मीटर का फासला तय किया, और उसने ये काम किया मिसाल के तौर पे 2 सेकंड में। क्या 2 सेकंड में नहीं किया उसने, मान लो 1 सेकंड में किया। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, रेट का मतलब क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्टेंस में आने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ जरा, डिस्टेंस में कितना चेंज आया? 0 से 20 में कितना चेंज आया? 20 मीटर का चेंज आया, यानी कि जो डिस्टेंस में चेंज आया कितना आया भाई? 20 मीटर। और टाइम में कितना चेंज आया? टाइम 1 सेकंड का वक्त गुजरा, तो वेलोसिटी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, 20/1, 20 आ गई। अब वही शख्स 20 से 40 तक बढ़ा, और अब उसने बढ़ने के लिए, मतलब यहां से यहां आने के लिए उस शख्स को लगे 2 सेकंड, सही। अब डिस्टेंस कितना कवर किया? अगर मैं पूछूं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस उतना ही है, 20 मीटर। पिछली वाली कंसीडरेशन को भूल जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस सर उतना ही है, 20 मीटर। अगर अच्छा बेटा टाइम कितना लगा? आप बोलेंगे सर 10 टाइम जो है उसको 2 सेकंड लगा। तो बोलूंगा बेटा वेलोसिटी क्या? बोलेंगे सर डिवाइड करके बता देना, बच्चों वाला सवाल हमसे कहां कर रहे हैं। 20 डिवाइडेड बाय 2, सर आंसर आ गया 10। इसका मतलब क्या है पता है? 10 मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है ना। इसका मतलब आया कि इसने, इस शख्स ने यहां से यहां तक आने के लिए 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया। 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय किया। यानी कि जो लफ्ज रेट है, ये दुनिया में साइंस में कभी कहीं देखो तो समझ जाओ कि कोई चीज ऐसी है, कोई यूनिट ऐसा है जो टाइम से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं देता हूं मिसाल, वेलोसिटी में देखो डिस्टेंस होता है टाइम से डिवाइड, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी होती है टाइम से डिवाइड। अब डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में वॉल्यूम होता है टाइम से डिवाइड। अब इस कमरे में गैस फैल रही है, तो इस कमरे का वॉल्यूम है ना जिसमें गैस फैल रही है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। ऐसा तो नहीं गैस ऐसी सीधी लाइन में फैल रही हो, या ऐसे ऊपर सीधी लाइन में फैल रही हो, या ऐसे सीधी लाइन में फैल रही हो। गैस तो चारों तरफ फैलती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा वॉल्यूम, यानी कि गैस कितने वॉल्यूम में कितने टाइम में फैल रही है, इस चीज को कह रहे हैं गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आई? बात समझ में आई बेटा? यस जी सर। तो लफ्ज रेट समझ में आ गया। रेट को हम स्पीड भी यहाँ पर तशबीह दे सकते हैं, स्पीड यहाँ इस वाले पर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछे? पूछे पूछे। सर इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा क्या? लाजमी होगा। ओके। टेम्परेचर और प्रेशर का कांस्टेंट होना ग्राम्स लॉ में लाजमी है। अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो डिफ्यूजन में फर्क पड़ता है इसलिए, ठीक है भाई। तो ये सर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वरना मैं रब करके फिर आगे चलो। ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, नीचे का ऊपर की डेफिनेशन हो गया। सर जी सर। तो भाई रेट समझ में आ गया कि सर रेट जो है ना वो वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है सर? जिस वॉल्यूम में गैस फैल रही है, और उस वॉल्यूम को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितने टाइम में गैस फैल रही है, तो सर रेट ऑफ डिफ्यूजन पता चल जाएगा। चलो सर, यानी कि गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R
is directly proportional to 1 upon under root m। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है ना, तो इनवर्स में तो ऐसे ही लिखते हैं, डायरेक्ट में एक साथ होता है, इनवर्स में उल्टा उल्टा होता है। अच्छा, इससे मुझे क्या बात समझ में आ रही है? इस वाली बात से जो समझ में आ रहा है वो सुनो कि रेट बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और मॉलिक्यूलर मास रेट कम करूंगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। ऐसे ही इनवर्स का मतलब उल्टा होता है ना, एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरे को बढ़ाओगे पहला कम हो जाएगा, इस तरीके से होता है। और डायरेक्ट में बराबर होता है, एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, एक को कम करोगे दूसरा कम होगा, सिंपल। इनवर्स में उल्टा होता है। तो यानी अगर मैं रेट बढ़ा रहा हूं मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है, और रेट कम कर रहा हूं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। इसको उल्टा देखो कि अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। हल्की गैस जल्दी फैल जाएगी और भारी गैस देर से फैलेगी। आसान लफ्जों में समझ में आई बात जो ग्रैम कह रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आपको पता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी में तो डील करते नहीं है, हमें तो कोई कांस्टेंट चाहिए होता है ना, मतलब इक्वल चाहिए होता है, तो हम इक्वल टू ले आते हैं। जबकि प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल बनता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट के ले लेते हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट के ही होता है, m, ठीक है, कांस्टेंट के और ये आ गया m। अच्छा, इस रिस्पेक्ट से ये जो आ गया, अब आपका इक्वेशन क्या बन गई? r इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट m। अब मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर मैं अगली बात कर रहा हूँ, डेरिवेशन शुरू कर दी है मैंने, सही, मैंने डेरिवेशन स्टार्ट कर दी। अब ये आ गया ग्राम्स लॉ का फॉर्मूला। अब मिसाल लो जी बेटा, तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे पास दो गैसेस हैं, एक गैस ए है और एक गैस बी है, और इन दो गैसेस को मैं एक चेंबर में पास कर रहा हूँ, ठीक है। इस चेंबर का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, गैस ए को जब मैं इस चेंबर में डालूंगा तो क्या होगा कि गैस ए का जब मैं इस गैस ए को उसमें डाल रहा हूँ तो ये गैस ए एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करके डिफ्यूज करेगी, डिफ्यूज करके आके टकराएगी। जब कोने से टकराई तो मैंने टाइम नोट किया, गैस ए को यहाँ पहुंचने में लगे फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स। इसी तरीके से गैस बी को मैंने जब एक्सपेंड किया, मतलब इसमें डिफ्यूज कराया, तो गैस बी फैलते 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 आई और आकर यहाँ पे दीवार से टकराई, और मान लो गैस बी को आने में लगे 10 सेकंड। अब कहने की जो बात है वो ये है कि दोनों गैसेस, ये दो गैसेस है, तो ये दोनों गैसेस डिफ्यूज कर रही है, ठीक है, मैं उस पे पॉइंट पर डिफ्यूज करनी है। तो दोनों गैसेस यहाँ पर डिफ्यूज हुई, अब डिफ्यूज होकर यहाँ पर आई। अब देखो, इस चाहे गैस ए हो या गैस बी हो, दोनों ही गैसेस पर ग्राहम का ये वाला लॉ अप्लाई होता है डिफ्यूजन के वक्त। तो अगर किसी बात को, मान लो दो गैसेस हैं, दो इस गैसेस के लिए मैं देख लूँ, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सपोज फॉर सिस्टम ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस के सिस्टम के लिए क्या होगा? दो गैसेस के सिस्टम के लिए केस क्या बन जाएगा? इसको यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो R1 गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन K डिवाइडेड बाय M1, इसी तरीके से R2 यानी कि गैस नंबर 2 और K डिवाइडेड बाय अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। अच्छा, इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको कह लेता हूँ इक्वेशन 2। अब कंसीडर करो इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 को मैं एक नई शक्ल देता हूँ। क्या है नई शक्ल? मैं अंडर रूट m1 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको उस तरफ भेजकर अगर मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा? ये r1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m1 इज इक्वल टू k। सेम इसी तरीके से अब मैं कंसीडर करता हूँ इक्वेशन 2 को। कंसीडर इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को भी मैं ऐसी नई शक्ल दे देता हूँ। इधर ये m2 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेजकर r2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो r2 मल्टीप्लाई बाय
अंडर रूट m2 इज इक्वल टू k। अब ये दो नई इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 का और इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। अच्छा अभी काम करिए, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इस तरफ का हिस्सा जो है वो रब करूंगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, डेरिवेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। तो अब देखो, बात मैंने आपको एक पहले भी एक चीज समझाई है कि जब दो इक्वेशंस होती हैं और दो इक्वेशंस की एक साइड एक जैसी हो जाती है, यानी कि सेम हो जाती है एक साइड, तो उन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि मिलाकर लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम है के। अच्छा एक मिनट, किसी के जहन में ये कंफ्यूजन आ रही है कि सर आपने यहाँ पे k1 और k2 क्यों नहीं लिया? तो बेटा k1 और k2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इधर और इधर दोनों जगह कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैंने k1 k2 नहीं लिया, k ही लिया हुआ इधर भी और इधर भी, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू k की सेम रहेगी और k की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता ही है। तो जब दो इक्वेशंस के एक साइड इक्वल हो जाए तो हम उन दोनों इक्वेशंस को एक बराबर ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को मैंने कंपेयर किया। जब 3 और 4 को कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m1 इज इक्वल टू r2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m2, ये हो जाएगा। अच्छा अब मैं क्या थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ। क्या है रीअरेंजमेंट? r1 और r2 को एक तरफ ले आता हूँ और m1 और m2 को एक तरफ ले जाता हूँ। तो r1 इधर ही रहने तो r2 इधर लाओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से m2 यही रहना, तो m1 को इधर लेके जाओ, जब m1 दूसरी तरफ आएगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसको हम मिला के इस तरीके से लिख सकते हैं, दो अंडर रूट डिवाइड जब हो रहे होते हैं तो उसको हम मिला के लिख लेते हैं, तो एक के अंडर रूट में बड़ा। ठीक है, ये सेम अंडर रूट में आ गए। अब ये जो फॉर्मूला भी आपके सामने आ गया है, ये फॉर्मूला कहलाता है बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू अंडर रूट d2 ओवर d1। अच्छा s, ये बात क्यों मैंने लिखी, क्योंकि देखो लॉ के शुरू में मैंने यहाँ पर लिखा था कि the rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of its molecular mass और density। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी दोनों के इनवर्स प्रोपोर्शन है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास नहीं है। इक्वेशन जब ड्राइव की है तो ड्राइव करते हुए सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया है, लेकिन डेंसिटी के लिए भी सेम केस होता है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे आपसे पेपर में कह देता है कि डेंसिटी के हिसाब से ड्राइव करो, तो आप डेंसिटी के हिसाब से भी पूरा ड्राइव कर सकते हैं, बस ये m की जगह डेंसिटी ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं वो एक दूसरे की इक्विवेलेंट कंसीडर किए जाते हैं इस तरीके से कि जिस चीज का वजन ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिस चीज का वजन कम होता है उसकी डेंसिटी भी कम होती है, इस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। तो इसलिए मैंने डेंसिटी के बराबर भी इसको लिख दिया है। अच्छा इसका मुझे एक और तरीके से इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से भी आता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाय, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, V1 डिवाइडेड बाय T1 और V2 डिवाइडेड बाय T2, यानी R1 को V1 डिवाइडेड बाय T1, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको ये चीज समझाई है रेट का ना, तो इसको हम M1 M2 या D2 की सूरत में लिख सकते हैं, M1 ओवर M2 और D2 ओवर D1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं और वो अलग करके अंडर रूट D2 ओवर D1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही है। अच्छा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट के साथ साथ हम इसको टाइम की सूरत में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला अगर मैं टाइम के लिए बनाना चाहूँ तो किस तरीके से होगा, इसको एडजस्ट करो, V1 डिवाइडेड बाय T1, अब डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लगा दिया, फिर क्या है V2 डिवाइडेड बाय T2, T1 नहीं है T2 है, T2 लिख दिया आपने। अच्छा अब ये बात आप बचपन से एक चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि फ्रैक्शन में डिवाइड कभी नहीं होता, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई कैसे होता है कि जब डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो आगे वाली वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं ना, तो इसको उल्टा कर दो,
ये उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 ओवर V2, सही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1, सही है, या फिर अंडर रूट T2 ओवर T1। अच्छा, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम वॉल्यूम में सिर्फ टाइम निकालना होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू भी 1 है 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो दोनों वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाता है, T2 ओवर T1, और ये इस तरीके से। तो ये ग्राहम्स लॉ की पूरी तफसील हो गई आपके सामने। ये ग्राहम्स लॉ के सारे फॉर्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, सारे फॉर्मूलाज ग्राहम्स लॉ के, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सारे ही इस्तेमाल होते हैं और देखना पड़ता है कि कौन सा कब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरी ग्राहम्स लॉ की तफसील है, इसको नोट कर लीजिए। मजीद कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।